वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग अभी पिछले वीडियो में तो हम सीख ही चुके हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलाम का नियम। हम इन्हें तुलना करना चाहते हैं कि दोनों बल कितने गुना है एक दूसरे के। मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति में कुल मिला के अगर देखा जाए ओरिजिनली 4 बल होते हैं। कौन कौन से, एक बार नाम सुन लो। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाभिकीय क्षीण बल, वीक इंटरेक्शन इंग्लिश में कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वीक इंटरेक्शन। और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, गुरुत्वीय बल। सबसे कमजोर कौन होता है, गुरुत्वीय बल। जबकि जो वीक इंटरेक्शन है उसका नाम में जरूर कमजोर लगा है, क्षीण, लेकिन वो एकदम क्षीण नहीं होता है। और सबसे प्रबल कौन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। अभी फिलहाल हम गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल की तुलना करने जा रहे हैं। उदाहरण में हम ले रहे हैं कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशित होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। दोनों इलेक्ट्रॉन हमने माने, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है बताओ भाई, याद होगा किसी को कि नहीं याद है? नहीं याद हो तो याद कर लो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q1 Q2 दोनों हो गए, 2 आवेश माने ना मैंने, Q1 और Q2। अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान नहीं होता क्या? द्रव्यमान भी तो होता है इलेक्ट्रॉन का अपना। द्रव्यमान हमने यहां मान लिया M1 M2, लेकिन जो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन है तो जो मान M1 का होगा वही M2 का होगा। इसका मान वैसे एग्जैक्ट होता है 9.1, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान बनी रहे तो 9 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। बस 0.1 हटा दिया है, मान में हल्का सा अंतर आएगा, बट कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समझने में इजी पड़ेगा। हम तुलना करना रहे केवल। अब जरा ध्यान दो, यहां गुरुत्वीय बल भी तो लगेगा। क्यों, M1 M2 बीच की दूरी r। न्यूटन के गुरुत्वीय नियम में यही तो सूत्र में आया था। यहां कूलाम का नियम भी काम करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि Q1 Q2 आवेश है, तो यानी इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम होता था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और न्यूटन वाले में M1 M2 है, तो यानी इन दोनों कणों को जब हमने r दूरी पर रखा है तो इनके बीच वैद्युत बल भी लग रहा है और गुरुत्वीय बल भी लग रहा है। प्रश्न आता है कि तुलना कीजिए कौन कितने गुना है, गुरुत्वीय बल कितना है और वैद्युत बल कितना है। तो चलिए एक एक बल हम निकालने जा रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले चलो कह दिया गुरुत्वीय बल। क्या निकाल रहे हैं पहले, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल के लिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम का इस्तेमाल करेंगे, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में जो बल होता है वो F और सफिक्स में G डाल दिया, G मतलब ग्रेविटी से। यहां न्यूटन का नियम लगेगा। न्यूटन का क्या सूत्र होता है बताओ, G M1 M2/r²। सहमत है इस बात से? ये तो सूत्र पढ़ाया मैंने। अच्छा वैद्युत बल निकालने अगर हम, तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखो वैद्युत बल के लिए अगर हम पूछें आपसे तो कौन सा सूत्र लगेगा। F में सफिक्स E डाल दिया, E मतलब इलेक्ट्रिक, सफिक्स डाल दिया जिससे पहचानने में आपको आसानी रहे। तो FE की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है, याद करो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों सूत्र पढ़ चुके हो तुम, दोनों याद हो गए होंगे। तुलना करनी है, तुलना मतलब होता है कौन कितने गुना है। इसके लिए हम लोग अनुपात करते हैं। क्या करते हैं, जब भी तुलना आए किन्हीं दो चीजों की, कभी भी मैथमेटिकल तुलना गणितीय रूप में, तो भाग दे के सॉल्व करते हैं। और वैसे तुलना गुणों वगैरह की तो अलग बात है। तो यहां देखिए तुलना करने में हम कह देंगे दोनों का भाग कर दो, चाहे जो समीकरण एक ऊपर रख लो और एक नीचे। तो हमने समीकरण ऊपर 1 को रख दिया, समीकरण 1 बटे में समीकरण 2। तो FG/FE यहां देखो हो जाएगा G M1 M2/r², और यहां पर क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। यानी तुलना करने में आर स्क्वायर का कोई महत्व नहीं बचा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मान कितना बताया था मैंने, किसी को याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू पावर 9। इस पूरे का मान पूछा है, अब साइलेंट नॉट का नहीं पूछा है। इसका मान होता है कितना? 9 इंटू 10 टू पावर 9 और Q1 Q2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं हम, तो एफ जी अपान एफ ई तो लिख ही रहे हैं हम लोग। देखो एफ जी अपान एफ, जी का मान होता है 6.67 10 टू द पावर -11। M1 M2 माने द्रव्यमान, अभी सीखे 9 गुणा 10 के घात -31 किलोग्राम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। 9 इंटू 10 टू द पावर -31 और दोबारा फिर 2 बार है ना यहाँ पर M1 और M2 और दोनों इलेक्ट्रॉन है। अच्छा नीचे आ जाओ भाग वाले हिस्से में, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आवेश भी तो 2 बार लिखोगे। और आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 10 टू पावर -19, इसको भी 2 बार लिखोगे। अब देखो हल करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकता है आपको दिक्कत हो, अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए करें क्या, पहले संख्याएं अलग कर दें और घातें अलग कर दें, फिर सॉल्व करें। जैसे पहली संख्या देखो यहाँ क्या है 6 पॉइंट, दूसरी संख्या ऊपर क्या है 9, तीसरी क्या है 9, नीचे संख्या देखो 9 1.6 1.6। अब ऊपर घातें ढूंढो, माइनस की 11 ये और माइनस की 31 ये है। देखो क्लियर है बात, नीचे की घातें अलग कर लो। देखो प्लस की 9 है, माइनस की 19 है, माइनस की 19, कोई दिक्कत है जी? अब यहां दशमलव हटाओ, बिल्कुल इसी स्टेप से किया करो कैलकुलेशन। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, गलत नहीं होगा, लेकिन 0.1 और 2 अंक पे है, ऊपर भी 2 अंक पे है। 1 9 हमारा एकदम चुपके से कट गया, जो बचा है उसको अभी एक बार लिख दो। थोड़े 1-2 स्टेप ज्यादा भले हो जाए, लेकिन गलती करने के ज्यादा चांस ना रखा करो। अब जरा घातों का हिसाब किताब देख लेते हैं। 31 62 माइनस के और 11 और माइनस के, कितने हो गए? 62 11 73 माइनस के हो गए। 19 दूना 38 और 9 प्लस का है, लेकिन 38 में से 9 हटा दो, कितना बचेगा बताओ? ऐसे 19 से 9 हटा लो, माइनस का 10 और माइनस के 19, तो माइनस का 29 बचा। नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अब इसको सॉल्व करना है, और अगर कट जाए तो ठीक है, लेकिन कटने के आसार दिख नहीं रहे, क्योंकि 16 है, ऊपर 7 आ रहा है, कोई 2 वाली संख्या होती तो कटता। तो यानी सीधा 9 से गुणा और 16 में पता कितना होता है? 256, उससे भाग कर देंगे। तो 9 7 63, 9 6 का 54 और 54 और 6 60, और 9 6 का 54 और 6 फिर 60 हो गया। देखो, और 16 16 में होता है 256। अब 10 की घात जरा देख लो कितनी बच रही है, 73 है ना। 23 हटाओ पहले तो कितनी बची? 50। 29 में से 23 हटा दी, 6 और हटानी 50 में से, तो कितनी बची? 44। काहे की बची? माइनस की। समझ रहे हो बात को? अच्छा 256 से इसमें भाग दे दो। बहुत एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती, एकदम दशमलव के 10-15 अंक तक ना, थोड़ा अंदाजा निकाल लो, बच जाता है। जैसे 256 का पहाड़ा पढ़ो तुम 6003 में, तुम 600 में सोचो, 256 है, लगभग 2 बार जाने का चांस है कि नहीं बताओ? तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11 और 4 और 1 5, यहाँ 8 बचा, और यहाँ से 9 में से 8 बचा। 10 ये उतार लो। अब लगभग कितनी बार जाने का चांस है? 3 बार। 25 से 75 होता है, 88 है, 3 बार जाने का चांस है। इस सवाल में अब बहुत ज्यादा भाग करने के चक्कर में ना पड़ना, एक अंक दशमलव बढ़ा लेना खाली बस। तो 6 18 और 53 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 1 7,
13 से 8 गया, कितना बना 5, 7 से गया 1 और यहाँ 1, दशमलव लगा दो, 1 शून्य बढ़ा लो। ये 115 समझो इसको तुम, और ये 25 समझो। कितनी बार जाने वाला 115 में? 4 बार, लगभग 4 बार जाएगा ऐसा। 512 दूना कितना होता है? 1024, तो 6 बार, कितनी बार चला जाएगा? चलो हम 4 लिख दिए, कोई दिक्कत? अंदाजा में लिखना है कुल मिला के। 23.4 या 5 आया, और 10 की घात कितनी आई? 44 माइनस की 1 अंक दशमलव और खिसका दो, 2.34 10 के घात ऋण का 43 FG बटे FE। मतलब सुनो, जो गुरुत्वीय बल माइनस पावर में है, या इसको उल्टा कहो FE अगर कहोगे, देखो अब इसकी सिर्फ घात से मतलब है हमारा, संख्या से मतलब नहीं थी। बड़े मानों में संख्या उतनी महत्व नहीं रखती है जितना उसकी पावर महत्व रखती। तो हम एक तरीके से यहाँ उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं FG और FE की जब तुलना की जाएगी तो लगभग 10 के घात कितना आ रहा है? 43 आ रहा माइनस का। या अगर FE बटे FG करते, इसको उल्टा करते, FE ऊपर रखते, FG नीचे रखें अगर, तो ये कितना आ जाएगा? 10 के घात प्लस 43। यानी जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल से लगभग कितने गुना आ रहा? देखो जरा, 10 के घात 43 गुना। अगर 3 पावर होती तो 1000 गुना बड़ा होता, 6 पावर होती तो 10 लाख गुना बड़ा होता, सोचो। और ये घातें कितनी हैं? 43। तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी एक तरह से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 15 तो हो पाए भी पावर, है ना? तो मतलब बहुत बड़ी संख्या। इससे ये पता चलता कि गुरुत्वीय बल की कोई औकात नहीं है वैद्युत बल के सामने। देख लो, तुलना हुई। आगे ये तो एक उदाहरण में लिया मैंने, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए थे ना। अब मैं तुम्हें एक समरी सिखाता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। कभी अगर ऐसा सवाल आए, अगर इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन पूछा गया हो, अभी जो सिखाया मैंने, कहा जाए 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर इतनी दूर रखें, इनके वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करो, तो याद रखना आंसर आएगा कितना? 10 के घात माइनस 43। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, करेंगे आप इसी तरह। अगर बड़ा सवाल आ जाए, मतलब 5 नंबर 4 नंबर का, तो हल करके दिखाना होगा, उत्तर लिख के तो काम चलेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव हो तो उत्तर से काम चल जाएगा। आप इसी तरह हल करेंगे, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं इसका। देखो, ये जैसे अगर मतलब देखो ध्यान, जब पावर माइनस है मतलब पहले गुरुत्वीय लिया है, और अगर प्लस लिख दोगे इस पावर को तो पहले कौन सा बल है? वैद्युत है। यानी ये जो हमने अभी प्लस में अगर लिख दिया तो मतलब ये किसका अनुपात है? FE और FG का अनुपात है, G भाग में। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर निकालते तो 10 के घात 39 आता है। आप हल करके देख लेना, कैसे करेंगे वो बता दूंगा मैं। और अगर दोनों ही प्रोटॉन होते तो 10 के घात 36 आता है। ये बातें याद कर लो अपने पास। क्या याद करना तुम्हें? देखो, 43 फिर 39 फिर 36। किस सीक्वेंस में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। कभी भी सवाल अगर आए, कैलकुलेशन गलत होगी नहीं, क्योंकि उत्तर तुम्हें पहले से पता होगा, ठीक है। लेकिन अब करना चाहो, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन सिखाया, अगर मान लो तुम्हें सवाल आ जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सॉल्व करो इसी चीज को, तो कहां अंतर आएगा पता है? आवेश में तो अंतर आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। कितना? 1.6 10 -19। दोनों का आवेश बराबर है। Q1 Q2 सेम है। अंतर कहां आया? द्रव्यमान में। अब देखो, जहां द्रव्यमान तुमने इस्तेमाल किए थे, देखो ये इस्तेमाल किए थे 2 द्रव्यमान तुमने, देखो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो एक तो द्रव्यमान यही रहेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67, जिनको ना पता हो अपने लिए जान ले। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10 -27 kg होता है। कितना होता है? यानी एक मान यहां बदल जाएगा, 4 घातें निपट गई, इसीलिए घात थोड़ी डाउन हो जाती। जब दोनों ही प्रोटॉन हो जाए तो ये दोनों जगह पर यही मान इस्तेमाल होगा। देखो, समझ गए? इसलिए घातें धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। क्लियर? अगर हल करना नहीं कर नहीं सकते हो क्या अपने आप से? अगर करना चाहो तो आप कुल मिलाकर ये समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है
तो आंसर में आएगी पावर प्लस की 43, जब Fe ऊपर Fg नीचे, वैद्युत बल बटे गुरुत्वीय बल कर रहे हो। गुरुत्वीय बटे वैद्युत करना हो, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो वहां ध्यान देना पहले कौन सा बल लिखा गया है। सवाल में कहा जाए कि गुरुत्वीय बल तथा वैद्युत बल का अनुपात होगा और 4 विकल्प दिए होंगे घातों में, तो अगर पहले बोल दे गुरुत्वीय तो घाते माइनस में आंसर होगी। मेरा समझना जरा प्रश्न हम कैसे कह रहे हैं। अब देखो आंसर तुम्हें पता हो तब भी तुम गलत कर दो। कहो उसने बोला कि गुरुत्वीय बल तथा वैद्युत बल का अनुपात होगा, पहला पार्ट 10 के घात प्लस 43, दूसरा पार्ट 10 के घात माइनस 43, ठीक है भाई। तीसरा पार्ट दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, 10 के घात 39 और चौथा पार्ट 10 के घात 36, कुछ ऐसे दे दिया मान लो। अब तुम्हारे लिए समस्या की एक जगह मान लो माइनस लगा दे। तुमने ये देखो पहले कौन सा बल लिखा इसमें, तो पावर क्या में आएंगी, माइनस में। लेकिन यही सवाल दोबारा है, बस ये चीज पलट के लिख दे और तुम्हें खाली ये याद हो ये वाला विकल्प सही था। अब कि कौन सा सही हो जाएगा, अगर इनको पलट दें तो ये वाला सही हो जाएगा। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो गलती नहीं होगी, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम एक और टॉपिक सिखाते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। या हाँ संबंध डाल दो, हेडिंग डालो स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। जरा इसको समझ लो क्योंकि आगे ये चीज बड़ा यूज होने वाली है। हेडिंग ऐसे डाल दो, इंग्लिश में डालो तो लिख दो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आओ अच्छा सुनो, अभी हमने सिखाया पीछे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या था न्यूटन का नियम, देखो वो था F बराबर जी m1 m2 था ना। अगर हम मान लें पृथ्वी के साथ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग me लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m माने मास, e माने अर्थ, सफिक्स में e है। और पृथ्वी की त्रिज्या को क्या मानते हैं, re, r रेडियस, e अर्थ। इस पर कोई वस्तु यहां कहीं तरफ रखिए जिसका अपना स्मॉल m द्रव्यमान है, तो बीच की दूरी देखो re हुई कि नहीं हुई। तो इनके बीच अगर बल पूछे, पृथ्वी के और इस वस्तु के बीच बल पूछे, तो g m1 m2 जैसे होता तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक m ही हो जाएगा, एक m हो जाएगा स्मॉल वाला। और अपान में r स्क्वायर होता था तो यहां क्या हो गया। किंतु जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल का काम करेगा। यहाँ पृथ्वी खींच रही, और पृथ्वी किसी चीज को जब खींचती है तो कितना बल लगाती पता है, mg, भार जिसको कहते हो। हमको पृथ्वी धरती माता कितनी ताकत से खींच रही है, mg से। कितने से खींच रही है, तो ये जो F होगा वास्तव में ये क्या होगा, mg वस्तु पे लगेगा। और ये हो गया इस तरफ g me m अपान re स्क्वायर। m से m देखो कैंसिल हुआ, स्मॉल जी बराबर क्या आ गया, जी me अपान re स्क्वायर। ये एक संबंध हो गया, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, देखो जी me बराबर जी re स्क्वायर। जैसा जरूरत होगा वैसा इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, याद कर लो। देखिए स्मॉल जी के मान पर अनेक चीजों का असर पड़ता है। इसमें पृथ्वी के अपने आकार का भी प्रभाव है, आकृति का। तो इसी में अभी हेडिंग ऐसे छोटी सी बढ़ा लो, स्मॉल जी पर पृथ्वी की आकृति या आकार जो भी कहो, आकृति का प्रभाव। जरा इसको समझना। देखो वैसे मान तो लेते हैं पृथ्वी गोल, मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन क्या वास्तव में एकदम गोल है पृथ्वी, नहीं, थोड़ा सा ओवल, ऑरेंज जैसा। अंडा नहीं है, अंडा अलग डिजाइन होती है, ऑरेंज जैसा। ऑरेंज देखा है, इधर तो राउंड राउंड होता है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा पिचका होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना अर्थ का, वो मतलब यहां पर थोड़ा सा पिचका होता है, यहां थोड़ा पिचका होता है, तो इसको हल्का सा हम पिचकाए दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा पिचका जैसा होता है ये चीज।
तो इसमें क्या अंतर है थोड़ा ये भी समझ लो। देखो बीचों बीच ये होती विषुवत रेखा, क्या होती, इक्वेटर, और ये होते हैं पोल, इनको हम पोल कहते हैं, ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हो, पोल, क्या कहते हो। और विषुवत रेखा ये लाइन है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर। सुनो, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, वैसे ज्यादातर तो 6370 किलोमीटर होती है। कितनी, 6370, लेकिन हम लोग सरलता के दृष्टिकोण से बहुत जगह 6400 किलोमीटर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 6400 किलोमीटर। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ये हिस्सा बड़ा है थोड़ा, ये हिस्सा थोड़ा छोटा है, तो वास्तव में अगर हम कहें कि जो इक्वेटर की त्रिज्या है पृथ्वी की, इक्वेटर में EQ लगा देना, अर्थ नहीं, इक्वेटर है ये, और जो ध्रुव पे त्रिज्या होती है वो थोड़ी छोटी होती है। देखो विषुवत रेखा पे त्रिज्या बड़ी होती है थोड़ी, और ध्रुव पर थोड़ी छोटी होती है। अब जरा स्मॉल जी के मान में देखना सूत्र, स्मॉल जी बराबर अभी सिखा है GME बटे RE² होता कि नहीं होता, बताओ। यहां से अगर हम कहें तो G का मान त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, बताओ। और उसके भी व्युत्क्रम के वर्ग के समानुपाती स्मॉल जी का मान है। जहां त्रिज्या बड़ी होगी वहां स्मॉल जी का मान कम होगा, और जहां त्रिज्या कम होगी वहां स्मॉल जी का मान ज्यादा होगा। तो बताओ त्रिज्या ज्यादा कहां होती है, विषुवत रेखा पे, तो जी का मान कम कहां हुआ, विषुवत रेखा पे। और त्रिज्या छोटी कहां है, ध्रुव पे, तो मान कहां ज्यादा है, ध्रुव पे। यानी जो जी का मान है वो विषुवत रेखा से, ध्यान रखना, इधर जाने पर पोल की तरफ बढ़ता जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। अतः जो जी का मान इक्वेटर पर होगा वो बड़ा होगा, और जो जी का मान पोल पर होगा वो उल्टा लिख दिया मैंने, इक्वेटर पे कम होगा क्योंकि त्रिज्या वहां ज्यादा है, और जो पोल पर होगा जी का मान वो थोड़ा अधिक होगा। यू ऐसे मेन हिस्सा में ये लिखता हूं, हम कहेंगे स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ये वाह में डंडा लगा, सर्वाधिक होता है। अच्छा एक और बात लास्ट सुन लेना, स्मॉल जी का जो मानक मान होता है, स्टैंडर्ड मान, वो 9.81 होता है। क्या होता है, स्मॉल जी का स्टैंडर्ड मान जान लो अपने लिए, स्टैंडर्ड मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना नोट कर लो आप लोग।